नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज बिहार के बक्सर से वो हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं जिनके बयानों में तल्खी है और त्योहारों में किसान का ताप। बिहार की सियासी जमीन से लेकर संसद के गलियारों तक जिनकी आवाज़ गूंज सुनाई देती है। कभी मंत्री पद को ठोकर मारने वाले तो कभी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सवाल खड़े करने वाले। मगर सवाल यह है कि क्या वे जन आंदोलन की जुबान बन पाए हैं या जनादेश की जिम्मेदारी से भागते एक मुखर राजनेता। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर सत्ता और सत्य के बीच की खाई की, किसान और राजनीति के रिश्तों की, और बक्सर के भविष्य की वो शक्ल जिसकी जिम्मेदारी इन्हें जनता ने सौंपी है। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। 2025 की तैयारी 2020 की गलतियों से शुरू होती है और सुधाकर सिंह से बेहतर कौन समझ सकता है कि महागठबंधन इस बार क्या वाकई एकजुट है या फिर सिर्फ मंच साझा किया जा रहा है। आप थोड़ा दूसरे तरीके से देखें तो भाजपा और जदयू में इतनी घबराहट है कि 2020 में राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व वाली जो इंडिया ब्लॉक उनकी हार सुनिश्चित कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की गठजोड़ ने उनको मामूली बढ़त दिला पाया। और आप देख रहे हैं कि 2020 में उनको लगा कि हम गलती हुई हमसे, और वो अब सुधार रहे हैं। जो उनके इनबिल्ट आइडियोलॉजी में था कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं है, आरएसएस और भाजपा का। और आप देख रहे हैं कि 2025 चुनाव की घोषणा के पूर्व संध्या पर मतदाता सूची के रिवीजन के नाम पर व्यापक पैमाने पर वोट को काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भाजपा की बी टीम के रूप में चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वह भारतीय नहीं दुनिया की राजनीति में बिरले है कि मतदाताओं को व्यापक पैमाने पर वो कागज मांगे जा रहे हैं जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से है ही नहीं उनके पास। अच्छा। जो ये 11 जो उनसे मतदाता सूची में बने रहने के लिए, जोड़ने के लिए नहीं, बने रहने के लिए जो 11 दस्तावेज मांगा जा रहा है, वह कितने प्रतिशत बिहार के लोगों के पास वह दस्तावेज है। आप देखेंगे जन्म प्रमाण पत्र तो मुश्किल से 2-3% लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बना है। आप उनको अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, तो बिहार में 24-25% लोग हाई स्कूल पास हैं। तो इस तरह से जो व्यापक जो अभियान इलेक्शन कमीशन भाजपा की सह पे चला रहा है कि समाज के अंतिम पायदान और हाशिए पर समाज को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाए कि वोट का अधिकार खत्म हो जाए, तो यह कैसा चुनाव, किस आधार पे चुनाव? जब ये लेवल प्लेइंग नहीं है तो यह जिस तरीके का तैयारी आरएसएस और भाजपा के लोग चुनाव आयोग के कंधे पर रख के जो बंदूक चला रहा है, बिहार का चुनाव बेमानी चुनाव हो जाएगा। यही प्रयोग इन्होंने महाराष्ट्र में भी किया था, यही प्रयोग दिल्ली में भी किया था। उसी प्रयोग को दोहराने के लिए बिहार में ये लोग वापस संघर्ष कर रहे हैं। तो आपकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि ऐसे तो वो चुनाव जीत जाएंगे, तो फिर उसके बाद जब चुनाव हो जाने के बाद आप कहें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर हार का टिकड़ा फिर से आप हम चुनाव बाद कहाँ कर रहे हैं, कैसा चुनाव से पहले ही हम आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ऐसा होता है? रणनीति बहुत साफ है कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग हो गया है, इसकी विश्वसनीयता जमीन पर पहुंच चुकी है। इनसे हम लोग निपटने के लिए जनसंघर्ष में जाएंगे, और जब तक ये ठीक नहीं कर लेते हैं तो बिहार में चुनाव तो एक तरफा करने के लिए जो लगा है तो कर लेगा ये लोग। हमारी एकजुटता, हमारी रणनीति, हमारे सिद्धांत किस काम के रहेंगे जब मताधिकार का अधिकार ही नहीं रहेगा आम लोगों को? क्या यह अघोषित आपातकाल जिसकी चर्चा है उससे बदतर स्थिति है? जब आम मतदाता वोट ही नहीं कर पाएगा, हमारा संविधान में मैंडेट था
उस समय भी चलता था कि जमीन वाले जायदाद वाले ही मतदाता सूची में रहेंगे, पढ़े लिखे लोग मतदाता सूची में रहेंगे। संविधान निर्माताओं ने और देश के राजनेताओं ने तय किया कि नहीं, हम हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। आज बिहार में क्या हो रहा है कि वोट ना दे सकें इसकी व्यवस्था की जा रही है। पहले था कि हर व्यक्ति वोट दे, इसके लिए इलेक्शन कमीशन प्रयास करता था घर घर जा करके, और अभी प्रयास कर रहा है घर घर जा करके कैसे लोग वोट ना दें, कैसे वोट ना दें। इस तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो दस्तावेज सरकारों ने जारी ही नहीं किया। जब दस्तावेज जो जारी ही नहीं किया सरकारों ने, तो उस दस्तावेज को मांगने का कहाँ हक है इलेक्शन कमीशन को। कहना ये है कि अगर जो है वो मतदाता सूची में अगर वो वहाँ के मूल नागरिक हैं तो उनके पास दस्तावेज तो होगा ही, दस्तावेज दिखाने से डर कैसा। आप तो अद्भुत आदमी है। मूल दस्तावेज जब मिला रहेगा जनता को, वही ना दिखाएगी जनता। अब जो मांग रहे हैं वो दस्तावेज कहाँ सरकार दी है। पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसके लिए दोषी सरकार है कि हम हैं। लोग नहीं हाई स्कूल पास किए तो सरकारों की भी फलता है ना। सरकारों की भी फलता है, तो उसी में तो आपकी भी सरकार रही, हमारी भी सरकार रही, तो हम तो सबको मतदान का अधिकार दिए। जो नहीं पढ़े लिखे लोग थे उनको भी अधिकार दिए। तो हम कोई अमेरिका से ला करके तो अधिकार नहीं दिए मतदाताओं को। हम तो बिहार में जन्मे हुए सभी लोगों को अधिकार दिया। और अधिकार जब इस मुखिया और सरपंच देता है कि नहीं हमारे गांव का आदमी है। ये कोई बांग्लादेश नेपाल से लोग आए हुए लोग हैं। 92% हम लोग के जिला में, कैमूर में, बक्सर में 92% हिंदू मतदाता है। आप बांग्लादेशी को निकालने के लिए, रोहिंग्या को निकालने के लिए जो आपने कहा, ये तो धर्म के आधार पे आपकी राजनीति ठीक है जो कर रहे हैं आप। लेकिन बताइए कि ये बाकी लोगों का मतदाता सूची में जो नाम हटेगा उसके लिए कौन उत्तरदायी है। यहाँ जन्मे हुए लोगों को सर्टिफिकेट कहाँ देती है सरकार, किसके घर में सर्टिफिकेट पहुंचाती है सरकार। कभी है इस देश में कानून कि हर जन्मना व्यक्ति के घर में जाके सरकार सर्टिफिकेट पहुंचाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संस्थागत उनका प्रसव नहीं होता, घरों में ही वो बच्चे जन्मे, स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। सरकार में हम भी सरकार में थे तब तो जो नहीं पढ़े उनको भी वोट का अधिकार दिए, तो कानून कहता है। आप कौन होते हैं होने वाले हैं कि पढ़ने के, आपके पास पढ़ाई का डिग्री होगा तभी आपको हम वोट देने का अधिकार देंगे। तो इस तरह से जो कानून का मजाक बनाया जा रहा है, तो कल के दिन कौन चुनाव जीतेगा नहीं जीतेगा इसकी साथ भविष्यवाणी कोई कर सकता है। तो आप इसे समझते हैं कि 326 का जो संविधान का जो कानून है उसका भी उल्लंघन है, फंडामेंटल्स राइट का उल्लंघन है। 326 दूर क्यों जाते हैं। हमारा आर्टिकल 21 समानता का अधिकार, जो वोट देने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे चीज़ों का उल्लंघन है। आप 326 तो इलेक्शन कमीशन के लिए लॉ है जी, लेकिन हमारे बाकी लॉ का उल्लंघन भी हो रहा है ना। आपको दिया है इंडिपेंडेंट कर देते हैं 326 के जरिए, तो इंडिपेंडेंट में हमारे क्या, इसका मतलब है फांसी का फंदा लटका दीजिएगा हमारे पर। आप संविधान से ऊपर नहीं जा सकते। बिल्कुल। एक कानून और संविधान में अंतर होता है। कानून बनाते हैं हम संविधान के प्रोटेक्शंस के लिए, फंडामेंटल्स लॉ के लिए जी। आप कानून बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं जो फंडामेंटल संविधान के खिलाफ जा रहा है, तो कोर्ट भी जाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम कोर्ट भी जाएंगे। आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं और केवल जो भाजपा के वोटर्स हैं उनके लिए जो है मतदाता सूची में उनका केवल नाम है। तो ऐसे में वो कौन लोग हैं जिनका नाम रखा जा रहा है मतदाता सूची में आपके अनुसार? अब तो वो गांव में जो उनके कार्यकर्ता हैं भाजपा के जी, वो गांव में जो सरकारी कर्मचारी हैं, चूंकि उन्हीं की सरकार है, वो डिसाइड कर रहे हैं अपने घर पे बैठ के कि किसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, किसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। जो सरकार के, जो इलेक्शन कमीशन के जो कर्मचारी हैं, जो मास्टर होता है, गांव का बीएलओ होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो होता है, वो जनरली या तो आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता होगा या स्कूल का टीचर होगा। उनके साथ जो बीएलए, बूथ लेवल एजेंट जो है पार्टी का, भाजपा का, वो बैठ कर के ये तय कर रहा है कि ये विरोधी है, इनका नाम काट दो, जो उनके समर्थक है नाम को रहने दो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बिहार में कांग्रेस ने जो है 90 सीटों पर अपनी दावेदारी कर दी है, और तो आप इसे वास्तविक ताकत मानते हैं या फिर महागठबंधन के अंदर ही एक अविश्वास जो बढ़ रहा है आप उसके रूप में देखते हैं? क्योंकि कन्हैया कुमार ने भी कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है आरजेडी से ही होगा, लेकिन 90 सीटों पर जो है हमारी दावेदारी रहेगी। बिहार के भीतर और भारत की राजनीति के भीतर जी, गठबंधन की राजनीति अपरिहार्य है। इस असंभव है अकेले लड़ना, वो भाजपा हो या राष्ट्रीय जनता दल हो। और जहाँ गठबंधनों की राजनीति है तो दोनों तरफ से गठबंधन के दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। उन दावों के बीच, सीटों की दावेदारियों के बीच समन्वय के लिए स्टीयरिंग कमेटी बना है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है। आप देखेंगे कि 243 पर हमारा कोई भी किसी एक सिंगल सीट पर भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगा। एक सीट एक दल रहेगा 243 पर। उसकी पूरी पुख्ता व्यवस्था महागठबंधन ने कर लिया है। सभी की दावेदारियों के टेस्ट किए जाएंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा जी। जो जीतने लायक होगा उसको टिकट दिया जाएगा और दलों की जो मांग है सबकी पूर्ति कर दी जाएगी 243 के भीतर। आप देखेंगे कि आप जब आप चुनाव का समय पर, नॉमिनेशन के समय कोई डिफरेंस वॉइस नहीं रहेगा दलों के भीतर। तो इसे किस रूप में आप देखते हैं कि आरजेडी अपने सहयोगियों को बराबर सम्मान दे रही है या फिर केवल जरूरत का औजार मान रही है? अगर हम जरूरत का औजार मानते अपने सहयोगियों को तो मेरे पुराने ट्रस्टेड सहयोगी हैं। कांग्रेस के साथ आज से हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमेशा से चुनाव लड़े हैं। कहाँ प्रॉब्लम है हम लोग को? कहीं ट्रस्ट डेफिसिट का मामला नहीं है। यह विपक्ष और मीडिया के एक धड़े के द्वारा एक प्रचारित नैरेटिव्स के खेल है जो हमेशा हर राज्य में ये सब काम करते रहते हैं लोग। भाजपा से समर्थित जो मीडिया के लोग हैं इस तरह के काल्पनिक सवाल उछालते रहते हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री रहते, सांसद रहते, बिहार विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि रालोसपा इतनी सीट मांग रहा है, उनके सहयोगी दल। ये सवाल कहाँ है बिहार में? मीडिया के लोग कहाँ पूछ रहे हैं? तो ये जिस तरह से मीडिया का भी एक प्रोपेगेंडे में झांसे में आ जाती है। कुछ लोग तो जानबूझ के इसमें शामिल रहते हैं और कुछ लोग उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, एक काल्पनिक बात करने लगते हैं। कहाँ सीटों का विवाद है बिहार में? कहाँ नेतृत्व को लेके विवाद है? जो सबसे बड़ा दल होता है उसका नेता बनता ही है मुख्यमंत्री। क्या ऐसा होता है कहीं देखे हैं कि छोटा दल का आदमी मुख्यमंत्री बनता है? एनडीए में ये काम एनडीए में होता है कि दिल्ली की सत्ता में हम रहेंगे और राज्य की सत्ता में उसके सहयोगी दल। एकनाथ शिंदे छोटा दल थे तो मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार छोटा दल है तो भी मुख्यमंत्री हैं। तो एनडीए में सत्ता के जो लोभी लोग हैं वो सब एडजस्टमेंट करते हैं। इंडिया ब्लॉक में जो सबसे बड़ा दल होता है उसी का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है और इसका कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी लेवल पर। यानी आप नैतिकता की राजनीति से कह सकते हैं या फिर नैतिकता की राजनीति का, या फिर इसको महागठबंधन का जो है आप इसको नैतिकता मान रहे हैं? कहाँ इसमें प्रॉब्लम है? कहीं समस्या तो है नहीं। 2020 विधानसभा चुनाव में आप जनादेश की चोरी का आरोप लगाते हैं, ठीक है। 2025 में भी अगर परिणाम आपके अनुकूल नहीं आता है तो इसका ठिकरा आप किसके ऊपर फोड़ेंगे? हम लोग ठिकरा फोड़ने के लिए बैठे हैं? हम वास्तविक बात करने के लिए बैठे हैं कि हम ठिकरा फोड़ने के लिए बैठे हैं? नहीं, क्या ये बात सही नहीं है कि हमारे 12 वोट से शक्ति यादव को चुनाव हराया गया जबकि इलेक्शन कमीशन कहा कि अब 5.5 वोट से चुनाव जीत गए? क्या ये बात सही नहीं है कि रितु जायसवाल का इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जीत रही थी और रात होते ही हार गए? कौन ऐसा मेथोडोलॉजी काउंटिंग का अपनाया इलेक्शन कमीशन की? दिन भर राष्ट्रीय जनता दल आगे चल रहा था और रात होते ही चुनाव हारने लगा। क्या ये बूथ लूट, अकाउंटिंग लूट का ये पुराना पद्धति भाजपा और केंद्र सरकार मिलकर इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं अपनाया? इस तरह का काम जो हुआ है तो क्या हम कंडेम नहीं करेंगे?
आपके लोकसभा चुनाव में अगर अश्विनी चौबे जी को टिकट दिया गया रहता आपके प्रतिद्वंदी के रूप में, तो क्या मुश्किल होता चुनाव आपके लिए? देखिए, वहाँ के लोगों की शुरू से मांग रही है कि बाहरी भगाओ, तो बाहरी लोग कोई भी आएगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा जी। स्थानीय कोई आदमी खोज के लाएगा तो लड़ेगा हमसे, नहीं तो जब तक भाजपा बाहर से लाएगी वो चुनाव हारती रहेगी और बुरी तरह से हारेगी तो ऐसे बाहरी लोग बुरी तरह से हारेंगे। लोकल रहेगा तो थोड़ा फाइट करेगा। अश्विनी चौबे जी से बात होती है आपकी? देखिए, राजनीति में हम मंच से तो कहीं आशीर्वाद मिलता है, लोगों से मुलाकातें होती हैं। संसदीय प्रणाली में जो हम देश की जो सर्वोच्च संसद है, वहाँ सभी दल के प्रतिनिधि वहाँ चुनाव जीत कर आए हैं, या जो हार भी गए हैं वो भी वहीं बैठते हैं, क्योंकि उनके लिए वहीं ऑफिस है, वहीं बैठते हैं। तो वहाँ स्वाभाविक है कि सभी लोग से मुलाकात होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मुलाकात नहीं है, कोई कहे कि नहीं हम उनसे नहीं मिले हैं, मैं उनको नहीं देखा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, बात नहीं है। निश्चित तौर पे बात होती है, कभी मिल गए सार्वजनिक कल उनको जो है मंच साझा नहीं किया गया, उनके नाराज होकर के चले गए, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उपयोगिता के आधार पे लोगों का सम्मान असम्मान करती है। जीते जी आडवाणी जी और वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी भुला दिए गए, तो अश्विनी चौबे जी भी उसी कैटेगरी में भाजपा उनको ढकेल देना चाहती है। जहाँ बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, जहाँ बुजुर्गों को अपमानित करने का एक पूरा एजेंडा चलाया जाता है। चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना एक अलग बात है, हार जीत अलग बात है, लेकिन पुराने साथियों का सम्मान होना चाहिए। आज भाजपा में वो बात खत्म हो गई है। वहाँ पे आप गुंडे हैं, बदमाश हैं, बटमार हैं, धन्ना सेठ हैं, गुंडे हैं, बहुत सम्मान है उस पार्टी में। लेकिन आप एक पुराने अच्छे कार्यकर्ता हैं, आपने जीवन खपाया है, वहाँ उसका कोई सम्मान नहीं है भाजपा में, मोदी जी ने, अमित शाह की नज़र में। इस बार चुनाव में जो है चूँकि कह सकते हैं कि जनसुराज भी उभरता हुआ एक नाम आ रहा है। ऐसा अभी चुनाव तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे में पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि त्रिशंकु जनादेश मिलने की संभावना है। तो जनादेश त्रिशंकु ये कुछ मीडिया के पेड कंटेंट, ये नए जमाने की मीडिया है, पेड कंटेंट। नहीं, त्रिशंकु में वो इस तरीके से देख रहे हैं कि जनसुराज एक, एनडीए एक, और फिर महागठबंधन। आप तो मेरा डिजिटल लाइब्रेरी में रख लीजिएगा, आप एडिट करके क्या चलाइएगा नहीं चलाइएगा हम नहीं जानते, लेकिन मूल वीडियो को जरूर रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 6 सीट जनसुराज जीतेगा, तो बिहार में 243 में से 6 सीट, तो जरूर एक बार हमसे आके कहिएगा कि सुधाकर जी आपको बिहार की राजनीति समझ नहीं है। 6 सीट भी जीत जाएगा, उससे ऊपर तो आगे कहिएगा कि आपको राजनीतिक समझ नहीं है। नीतीश कुमार को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? देखिए, उनको तो उनके गठबंधन के लोग गंभीरता से नहीं लेते, अब उनकी पार्टी के लोग भी उनको गंभीरता से नहीं लेते, तो बिहार की जनता और विपक्ष से गंभीरता से लेने का क्या उम्मीद रखते हैं? मंच पर उनका हाथ पकड़े रहते हैं दोनों तरफ से उनके सहयोगी मंत्री, उनके तक पहुंचने वाले पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की, कोई सवाल ना पूछ ले। अब तो उन्हीं की पार्टी में, उन्हीं के कार्यालय में मोदी जी का फोटो चिपका दिया गया, असल मालिक का फोटो। अब तो नीतीश जी तो नेक्स्ट में चले जा गए ना, चुनाव तक जरूर लोगों को छलने के लिए उनका फोटो का इस्तेमाल होगा, या कहीं कहीं मंच पर भी उनको दिखाई देंगे कठपुतली जैसा, लेकिन अब उनका कोई राजनीतिक तौर पे उनका आगे इस्तेमाल इंडिया ब्लॉक कह रहे हैं, एनडीए नहीं करेगा, ये देख लीजिएगा आप। और उनको मुख्यमंत्री के तौर पे एनडीए स्वीकार नहीं करेगा चुनाव के बाद। अगर जो है निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो स्वागत करेंगे आप? देखिए, किसी को राजनीति में आने और नहीं आने का स्वागत बिहार की जनता को करना है। कोई व्यक्ति के तौर पे हम देखें तो हमारे दल में तो है नहीं कि हम उनका स्वागत करें नहीं करें। बिहार की जनता देखेगी, अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं,
तो उनको कौन लड़ाएगा, कौन जिताएगा, क्या बनाएगा, वो देखेंगे लोग। लेकिन निशांत कुमार जी अभी तक तो उनका कोई ऐसा उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पे कोई चुनावी अनुमान के बारे में कहा जा सके। डायरेक्ट लैंडिंग कराई जाएगी। पैराशूट से लोग आते हैं तो उसमें वो भी एक संभावित लोगों में से हैं। अब देखा जाए कि क्या बिहार के लोग तय करते हैं। आप पार्टी के बोलने वाले चेहरों में आते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, तो क्या आपका सीट वितरण या फिर प्रचार रणनीति में भी पार्टी के शामिल रहते हैं या फिर सिर्फ प्रेस बयान तक सीमित रहते हैं? मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी। और हम मीडिया मेरे साथ इंटरव्यू लेती है तो भी हम बात करते हैं। हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं ज़रूरत पे, जब घटनाएं जिस तरीके की होती हैं। लेकिन हम एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के और हम लगातार फील्ड में हम लोग काम करते हैं। टिकट वितरण में आपकी भूमिका? टिकट वितरण में भूमिका किसी की भी सांसद के तौर पे नहीं होती। पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं वो टिकट वितरण का काम देखते हैं। अब वो वरिष्ठ लोगों की जो पूरी टीम है, प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और जो लोग सीनियर लोग हैं उस काम को देखते हैं। वो लोग जिसको तय करते हैं उसके लिए हम लोग मदद करते हैं। जब आप मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, तो आपने जो है कृषि विभाग को आपने बोला कि ये भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया है। भ्रष्टाचार का हम पद पे जाएंगे तभी जानेंगे भ्रष्टाचार है क्या। आश्चर्य है, हम जन आंदोलनों से पहुंचे हैं वहाँ जी। वहाँ पद पर जाने से जानकारी अगर हासिल होना हो तब तो राजनीति करने का कोई फायदा नहीं। हमको तो सभी चीज़ जानकारी है और उस जानकारी के बिना पर हम बिहार के लोगों से मत मांगते हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि ये पद पर जाएगा तो न्याय करेगा। तो मैं तो बस न्याय के लिए वहाँ गया था, न्याय नहीं कर सका नीतीश कुमार की हठधर्मिता के चलते, तो मैंने विदा हो गया। मैंने कहा भी था कि हम न्याय नहीं कर पाएंगे तो मैं विदा हो जाऊंगा। बक्सर में धार्मिक पर्यटन का वादा आपने किया, पर चौसा से लेकर ब्रह्मेश्वर नाथ धाम तक अभी तक कोई ठोस परियोजना नहीं दिख रही है। देखिए, परियोजनाएं 3-4 आई हैं जी। आप उसको उस स्केल पर नहीं है, लेकिन मान लीजिए वहाँ पे लाइट एंड साउंड का प्रोजेक्ट सैंक्शन भी है और काम भी लगा है। जो विश्वामित्र जो होटल था टूरिज्म का, उसके लिए भी 25 करोड़ की एक बड़ा परियोजना आया हुआ है। इसके अलावा भी और भी कुछ पैसे आए हैं जो शहर को ठीक करेंगे। नमामि गंगे के तहत भी हैं, जो गंगा घाट के किनारे सीढ़ियों को ठीक करना है, क्योंकि पर्यटन का एक बड़ा साधन होता है जहाँ लोग गंगा आरती करते हैं लोग, या फिर गंदगी साफ होता है तो भी उससे लोगों का सड़कों के लिए भी पैसे आए हैं। तो ये तमाम पैसे आए हैं और उसमें कुछ में काम लगा है और कुछ में काम लगेगा महीने 2 महीने में। लेकिन इसके अलावा भी व्यापक प्रयास करने की ज़रूरत है वहाँ। आप जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है गरीब विरोधी कहते हैं कि नई शिक्षा नीति जो है वो गरीब विरोधी है। गरीब विरोधी भी और राष्ट्र विरोधी भी है। राष्ट्र विरोधी भी है। राष्ट्र विरोधी है। किसी एक मजबूत राष्ट्र की पहचान उसके ताकतवर शैक्षणिक संस्थाओं के आधार पे होता है। जी। जिस सरकार के भीतर जी। इतनी समझ नहीं है कि स्किल एक अलग विषय है, नॉलेज अलग विषय है। हमारे नॉलेज सेंटर को, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जो प्रीमियम संस्थान है, भाजपा आरएसएस के लोग कब्जा करके उसको सबग्रेड करके स्किल सेंटर में तब्दील करना चाहते हैं, जिसका दुष्परिणाम सामने होगा कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम पिछड़ते जाएंगे, रिसर्च के क्षेत्र में पिछड़ते जाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में हम कहीं खड़ा नहीं हो पाएंगे। अब केवल हम सबग्रेड टाइप के लोग थोड़े बहुत प्रशिक्षण देके इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर जैसे पदों पे नियुक्ति के लिए पढ़ाई करने के लिए जो भारत सरकार स्कीम चला रही है, राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट्स था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया।
स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। जो 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी एजुकेशन, 3 किलोमीटर के दायरे में मिडिल एजुकेशन, 5 किलोमीटर के दायरे में इंटरमीडिएट का एजुकेशन देना था, वो तमाम नियम को ताक पर रख दिया गया। जो पैसा देगा वही पढ़ेगा, फीस बढ़ा दिया गया, सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया, कोर्स को स्विच ओवर करने का आपने परमिशन दे दिया। आप चाहें तो डिग्री में फर्स्ट ईयर में इतिहास पढ़ लें, सेकेंड ईयर में चाहें तो केमिस्ट्री पढ़ लें, थर्ड ईयर में चाहें तो संस्कृत पढ़ लें। तो किस तरह का स्पेशलाइजेशन होगा? ये कौन एजुकेशन है भाई? आप चाहें तो आप फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट लेके एग्जिट कर जाइए, सेकेंड ईयर में भी चाहें तो आप डिप्लोमा का लेकर के एग्जिट कर जाइए, थर्ड ईयर में पास का एक डिग्री लेके एग्जिट कर जाइए, फोर्थ ईयर में आप चाहें तो डिग्री पूरा करें। ये कौन शिक्षा है इस देश में? ये कहीं ऐसा डिजाइन किया गया होगा तो वो भी मरेंगे लोग, उनकी भी अर्थव्यवस्था डूबेगी। ऐसा कह सकते हैं कि इस पे फुल्ली होमवर्क नहीं हुआ इस पे। देखिए, फंडामेंटल जो कानून है उसका उल्लंघन है। राइट टू एजुकेशन में था कि सभी को हमको शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य तौर पे देना है। तो इसमें न मुफ्त है न अनिवार्य है, दोनों ही बात खत्म हो गई। तो कैसी नीति बनाया आपने? गंगा नदी के कटाव से बक्सर के लोग त्रस्त हैं। आपने 2020 से लेकर अब तक किन जल आयोगों में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है? गंगा के कटाव से उत्तर प्रदेश बिहार दोनों के राज्य परेशान हैं। गंगा के दोनों तट पे परेशान हैं। हम लोगों ने लिखा है, केंद्रीय जल आयोग को भी लिखा है और बिहार सरकार को भी लिखा है कि उसके कटाव को लेकर के, और कुछ पैसे भी गए हैं मरम्मती के लिए, कुछ नए के लिए, लेकिन यह एक राष्ट्रीय समस्या है और राष्ट्रीय समस्या व्यापक स्तर पे नीतिगत हस्तक्षेप के जरिए संभव होगा। और इस गंगा के किनारे तो प्रधानमंत्री जी भी हैं, उनका क्षेत्र भी तो इसी गंगा के किनारे है, बनारस जी। जन्म स्थान गुजरात है, कर्मभूमि तो बनारस है। इसी गंगा के किनारे, नदियों के किनारे बहुत सारे नेता हैं, लेकिन आप देखेंगे नमामि गंगे के नाम पर गंगा में कौन सफाई हुआ? गंगा माँ हमको बुलाई हैं, नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी बनारस में जब गंगा को नहीं साफ कर देंगे तो यही बनारस का गंदा पानी बहते हुए, चौसा होते हुए बनारस बक्सर जाएगा। तो ऊपर से ही मोदी जी नहीं साफ कर देंगे तो बक्सर में हम कौन सफाई करा देंगे उसका? केंद्र सरकार उनकी, मंत्रालय उनके, बजट उनके, तो हमको कौन मदद कर रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री जी। मदद तो इतना ही होता कि बनारस में गंगा को साफ कर देते, तो वही पानी आ जाता, तो वही साफ पानी मेरे तक भी चला जाता, क्योंकि बीच में कोई तो गंदा होने का कोई संभावना है नहीं। बिल्कुल। तो ये राष्ट्रीय समस्या है गंगा माँ, और इसको कैसे उद्धार हो? अभी तक तो सबकी उद्धार वो की है, उनका उद्धार, अब उनका उद्धार करने के लिए जो आए हैं, जो भागीरथी, नए भागीरथी, तो देखें क्या नए भागीरथी से उम्मीद करें। आपने रोहिणी नक्षत्र की परंपरा पर सवाल उठाया, तो क्या आप मानते हैं कि आस्था से जुड़ी बातों में वैज्ञानिक हस्तक्षेप आपकी पार्टी लाइन से मेल खाता है? रोहिणी नक्षत्र ये कोई धार्मिक आस्था का विषय है क्या? ये तो धार्मिक आस्था का विषय है नहीं। घाघ मौसम विज्ञानी थे जी, और उन्होंने बताया था कि रोहिणी नक्षत्र में धान की रोपनी होनी चाहिए, बीज डलना चाहिए। और नए वैज्ञानिकों ने भी ये माना कि 15 मई से धान की रोपनी शुरू हो जानी चाहिए, उसका बीज डलना शुरू हो जाना चाहिए और 15 जून से उसकी रोपनी हो जानी चाहिए। धार्मिक आस्थाओं के सवाल पर किसानों के सवाल को क्या खारिज किया जाना चाहिए? मौसम का महीना ये तो वैज्ञानिक कारणों से तय है, ये कोई धार्मिक सवाल तो है नहीं। धार्मिक सवाल तो पूजा पाठ है ना, जो मंदिरों तक सीमित है।
बाकी जो ज्ञान है मेरे, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो या सामाजिक दृष्टिकोण हो, उसका दृष्टिकोण, उसकी अलग व्यवस्था है। ये कोई आस्थाओं का विषय नहीं है, यह तो किसानी का सवाल है। किन आधार पर बिहार सरकार ने रोस्टर बदल दिया, यह तो पूछा जाना चाहिए कि पहले जो रोस्टर तैयार किया गया था राष्ट्रीय जनता दल के समय में खेती बाड़ी का, उसको किस आधार पर रोस्टर बदल दिया गया? नई सरकार ने किस आधार पर बदल दिया? उसका क्या वैज्ञानिक आधार है बदलने का रोस्टर? किसानों की क्या मांग रही है कि हम रोहन नक्षत्र में हम बीज नहीं डालेंगे? क्या किसानों की मांग रही है कि हम रोहन नक्षत्र में डाले गए बीज जब खेती नहीं करेंगे? अगर बिहार के किसी हिस्से से किसानों ने कोई आंदोलन किया हो, धरना प्रदर्शन किया हो या मांग किया हो, तो बिहार सरकार बता दे, हम लोग को दिखा दे। लेकिन हम जानते हैं कि बिहार की सरकार को अब ठेकेदार चलाते हैं। ठेकेदारों को सहूलियत हो उसके काम काज को लेकर के, उसको एक लंबा गैप मिले, वो आराम से काम करें कि तब तक बारिश शुरू हो जाए, और जब बारिश शुरू हो जाएगा तो फिर जो उनके किए हुए काम को बहता हुआ दिखा दिया जाएगा कि मिट्टी जो हमने डाला था वो बह गया, उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी गहराई घट गई, इसलिए कि बारिश हो गया, इसीलिए वो पैसे का लूट हो सके। तो बेसिकली ये जो नया रोस्टर जो बिहार सरकार खेती के लिए जारी किया, वो बेसिकली ठेकेदारों की लूट के लिए जारी किया है। इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, उसका कोई धार्मिक कारण भी नहीं है। अगर धार्मिक कारण आप मानते हो तो उसका धार्मिक कारण भी नहीं है और वैज्ञानिक कारण भी नहीं है। केवल ठेकेदारों के लिए, केवल ठेकेदारों के पैसे को लूटा जा सके, इसके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई। ठेकेदारों की, तो आप इसको ठेकेदारों की सरकार का भी संज्ञा दे रहे हैं कि जो है ये सरकार ठेकेदारों की सरकार है। अच्छा ये बताइए कि ये बिहार का बच्चा जानता है कि उसकी पुलें गिर जाती हैं, एक पुल 3 बार गिर जाते हैं, 1600-1700 करोड़ की पुलें गिर जाती हैं भाई। एक कौन नहीं बता सकता इस बिहार में? बच्चा बता देगा। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आपके पिता जगदानंद सिंह की वजह से आपको जो है पार्टी में पकड़ और आपकी शक्ति दिखती है, लेकिन जन समर्थन उस प्रकार का नहीं है। आप तो कह रहे थे कि मेरे कहने से तो पार्टी में कुछ ही नहीं होता, आप तो अखबार में खाली बयान देते रहते हैं, आप तो मीडिया के पेपर टाइगर जिसको कहते हैं, आप तो कागजी शेर, आप ही तो कह रहे थे पहले सवाल में जी। अब कह रहे हैं कि हमारा प्रभाव है मेरे कहने से। हम ये नहीं कह रहे हैं, आरोप लगता है, हम ये कह रहे हैं। तो आरोप लगाने वाले क्या चाहते हैं कि हम, ये मेरा नहीं कहना है, हमारे जो आरोप लगाने वाले क्या चाहते हैं जी, उनकी चाहत क्या है? ये तो उनकी मंशा पे निर्भर है, उनकी मंशा क्या है। तो बहुत कठिन सवाल है ना। लोग क्या चाहते हैं ये तो तय है कि हम लोग चाहते हैं कि मैं MP रहूं, MLA रहूं, और हमारे विपक्षी चाहते हैं कि मैं कुछ नहीं रहूं। तो इसका क्या रास्ता हो सकता है? तो आप इसको पिताजी के वजह से आप जन समर्थन मानते हैं या फिर अपना व्यक्तिगत मानते हैं? पार्टी का जन समर्थन है। पार्टी वैचारिक आधार पर खड़ा होता है, नीतियों सिद्धांतों पे पार्टी जो बनती है उसका जन समर्थन होता है, उसके आधार पे चुनाव लड़ते हैं। इसमें किसी व्यक्ति का भी योगदान होता है, समूहों का भी योगदान होता है, नेता का भी योगदान होता है। तो ये सामूहिक एक प्रक्रिया है राजनीति। उस सामूहिक प्रक्रिया में मैं भी एक उसका हिस्सा हूँ। अब हम उस हिस्से में, हम आज जनप्रतिनिधि के तौर पे हैं, इससे पहले मैं कार्यकर्ता के तौर पे रहा, कल के दिन हम एडवाइजर के तौर पे जाएंगे। अगर हम नहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के लिए काम करेंगे। आप मुखर विरोध की राजनीति करते हैं, जहां बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं। अभी मैंने पूर्व में भी कहा कि आप बेबाकी से जवाब देते हैं, लेकिन जब आरजेडी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी दबी थी। हमारी पार्टी पर कौन भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे? 17 महीने के भीतर जो हमने, जिस सरकार में हम थे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के साथ हम गठबंधन में थे, उन 17 महीने में हमारी पार्टी के किस नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा? उसके पूर्व में भी तो लगे, और वो जो है जमीन के नाम पर जो है नौकरी। एक कब की बात है? जब जमीन की बात हो रही है तो वो कब की बात है, किस सन की बात है? तो मैं तो उस समय राजनीति में नहीं था। तो जब आरोप आप समझ रहे हैं, जिन आरोपों की बात कर रहे हैं उस दौरान हम कौन राजनीति में थे? और बाकी जो आरोप लगाने वाले हैं कोर्ट गए हैं,
तो कोर्ट गए हैं तो कोर्ट का फैसला का इंतजार कर लेते हैं। सवाल ये है कि हम जब से राजनीति में सक्रिय हैं, हम 2009 में, हम 10 में हम एमएलए का चुनाव लड़े। 10 के बाद हमारे पार्टी पर कोई ऐसा आरोप हो जो बताए जिस पे मैं चुप रहा हूँ, मौन साधा हूँ। 10 से पहले की घटनाएं तो फिर 1947 और 1947 से पहले का पूरी हजारों साल का इतिहास है। तो इतिहास के किसी कालखंड में किसी समस्या के बारे में हमारा बोलना न बोलना ये कटघरे में कैसे खड़ा कर सकता है? पार्टी की विचारधारा से, मतलब आप तो जुड़े होंगे पार्टी की विचारधारा से ही ना? निश्चित तौर पे विचारधारा से जुड़े हुए हम लोग हैं। तो अगर उन पे आरोप पूर्व में भी लगते हैं तो पूर्व में आरोप के लिए जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं 3 बार कोर्ट से खारिज है जी, और फिर भी वो आरोप है, तो इसका क्या उपाय है? उसी कोर्ट से जिस जमीन की बात कर रहे हैं, ये पहली बार तो सीबीआई गई नहीं, तीसरी बार गई है उस मामले में। 2 बार कोर्ट से खारिज है, तीसरी बार फिर गए हैं कोर्ट में। तो इसका क्या जवाब है हमारे पास? जब कोर्ट कह रहा है कि कुछ गड़बड़ी नहीं है और विपक्ष मतलब कि भाजपा को लगता है गड़बड़ी है, तो उस केस में दोबारा तिबारा खोल के अपना वो परेशान करने के लिए करती रहती है। तो कोर्ट से ये लोग ऊपर है। विरोधी कहते हैं कि आप मंचीय क्रांतिकारी हैं, जमीनी योजनाओं के क्रियान्वयन में नहीं है। इस आलोचना को आप क्या उत्तर देंगे? जो ये आलोचना करने वाले हैं वो हवाई लोग हैं, उनका ज़मीन पर कोई वजूद नहीं है। मेरे इलाके में अगर किसी भी डेवलपमेंट के काम को आप देखेंगे तो यही विरोधी आरोप लगाते हैं कि रामगढ़ जगमग, बिहार डगमग। यही आरोप लगाने वाले लोग, ये आरोप लगाने वाले लोग हैं कि रामगढ़ में ज़्यादा काम हुआ, चूँकि मैं वहीं का प्रतिनिधि था, बाकी जगहों पे बिहार में उतना नहीं काम हुआ। तो हम जहाँ के प्रतिनिधि हैं वहाँ के लिए काम किए। बक्सर के प्रतिनिधि हैं, आप देखेंगे कि हम सबसे ज़्यादा काम वहाँ हो रहा है आज के दिन में, सबसे ज़्यादा योजनाएं स्वीकृत है वहाँ के लिए। तो ये आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो हवाई हैं, पटना दिल्ली में बैठे रहते हैं, जिनका ज़मीन पर। हमारे यहाँ सबसे बेस्ट अभी भी अगर इरिगेशन की बात करेंगे, हमारी नहरें चल रही हैं, हमारे यहाँ रोपनी शुरू हो गया। बाकी बिहार में हम नहीं जानते कि कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है जी। उसकी भी मांग हम नहीं किए होते तो भी पानी नहीं खुला होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए होते, पत्र नहीं लिखे होते तो भी नहीं हुआ होता। बिजली हमारे पास सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, हमारे सबसे ज़्यादा सड़कें हमारे पास उपलब्ध है, सबसे ज़्यादा पुल पुलिया हमारे पास उपलब्ध है, सबसे ज़्यादा कॉलेज स्कूल हमारे पास उपलब्ध है। हम तो एक एक चीज़ों को लिए संघर्ष करते रहते हैं और वो दिखाई देगा। एक कागजी आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा रहा हो बार बार, और चुनाव प्रक्रिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतना देरी हो रहा हो? इसका कारण आप क्या समझते हैं? इस पर आप क्या? मैंने कहा ना कि भाजपा अब वो पुरानी भाजपा नहीं है, ये नई भाजपा है, मोदी साहब की भाजपा है, जहाँ कोई कानून नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, सत्ता ही सर्वोपरि है। पॉकेट अध्यक्ष चाहिए उनको। भाजपा की परंपरा में पॉकेट अध्यक्ष बनाना बहुत आसान नहीं है, इसीलिए चुनाव को टाला जा रहा है। और जब लगेगा कि अब पॉकेट अध्यक्ष हम बना लेंगे तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस पार्टी में। तेज प्रताप पर जो कार्यवाही हुई, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अपने माता पिताजी का आदेश का सर आंखों पर है और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आपको लगता है कि इससे पार्टी पे कोई असर पड़ेगा और आगामी चुनाव पे इसका कोई असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे कोई असर नहीं होगा। व्यक्तिगत जीवन राजनीति को बहुत कम प्रभावित किया है, किसी राजनीतिक दल के लिए भी और किसी राज्य के लिए भी। उनका निजी मसला है तेज प्रताप जी का। नुकसान नहीं होगा इससे पार्टी को और बिहार को कोई नुकसान नहीं है। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान मिलकर के जो है दलित और महादलित कैडर को बीजेपी के पाले में कर रहे हैं, तो और एनडीए को भी मजबूत कर रहे हैं। ऐसा कोई चेहरा जो राजद में नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी पार्टी के पास विस्तृत जनाधार है, हर समुदाय का जनाधार है, हर समुदाय को नेतृत्व करने वाले हमारी पार्टी में हैं, बड़े लीडर हैं।
वो भी लोग लीडर हैं जिनकी आप नाम ले रहे हैं जी। वो भी समाज के कुछ छोटे से हिस्से के वो भी नेता हैं। कभी एनडीए के साथ रहेंगे, कभी इंडिया ब्लॉक के साथ रहेंगे, क्योंकि उनकी जेबी उनकी पार्टियां हैं, जेब में रहती है पार्टियां। उनके घर के लोगों को पद मिल जाता है, इससे ही मानते हैं कि पार्टी और समाज का विकास हो गया। तो उनसे तुलना राष्ट्रीय जनता दल का नहीं हो सकता। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों पर जिस लंबे संघर्ष के साथ पार्टी चली है, वो उस रास्ते से कभी भटकाव नहीं हुआ। सत्ता आना जाना समय के अंतराल पे रहा है, लेकिन नीतियों से समझौता राष्ट्रीय जनता दल कभी नहीं किया। ना हमारे नेताओं ने समझौता किया। भले ही जेल जाना पड़ा, कई अवैध आरोप, गलत आरोप में भी परेशानी हुआ, पद छोड़ना पड़ा, लेकिन उससे तुलना नहीं हो सकता जिन लोगों के नाम ले रहे हैं। चिराग पासवान जी खुले मन से बोले कि मुझे बिहार विधानसभा में मैं चुनाव लड़ूंगा। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो इससे क्या आपको कुछ प्रभावित कर पाएंगे वो? आपको मैं बधाई देता हूँ, इतना देर के बाद सच्चाई को स्वीकार किया। आपके मीडिया के आपके सवाल बहुत देर से आए, आपको बधाई देता हूँ। इससे नीतीश कुमार को परेशानी होगी कि राष्ट्रीय जनता दल को परेशानी होगी, ये हमको आप समझा दें। वो किसकी कुर्सी के लिए दावा ठोकने के लिए बिहार आ रहे हैं? चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी कुर्सी से हटाने के लिए उन्हीं के गठबंधन के लोग उन संघर्षरत हैं। ये बहुत देर से सवाल आपका है और जवाब भी वही है जो आपका सवाल है। आरजेडी के साथ मिलकर के जो है सरकार बना है। देखिए, हमारे नीति और सिद्धांत जी में विश्वास रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए स्वागत है। वो कल कौन हमारे साथ जुड़ेगा वो भविष्य का विषय है। हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे जी। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल जब सत्ता में नीतीश कुमार के साथ साझा किया, उस दौर में भी हम लोग कहे थे कि 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे। जो मजाक उड़ाने वाले लोग थे नीतीश कुमार और भाजपा के लोग, वही नीतीश कुमार हमारे नीति सिद्धांत पर सहमत होकर 5 लाख नौकरी हम लोग देने का काम किए थे। अन्य बहुत सारा काम किए थे। हम लोग 17 महीने का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता। वो भी हम लोग जूनियर पार्टनर थे सत्ता में, फिर भी हम लोगों ने उस काम को अंजाम दिया। तो इसलिए जो लोग कहने वाले हैं जिनको आना होगा हमारे साथ, हमारी शर्तों पे आएंगे, न कि हम उनकी शर्तों पे जाएंगे। क्या आपके पास कोई ठोस योजना है जिसे बक्सर के अगले 5 वर्षों में बिहार के 10 अग्रणी जिलों में लाया जा सके? 10 अग्रणी जिला में तो बक्सर अभी भी है। ये नहीं सोचना है कि हम पीछे हैं जी। हम 10 सालों में, अगले 5 सालों में जी। हम सुपर के 5 जिला में से एक हो जाएंगे लोकसभा में। मैं विश्वास दिलाता हूँ। ऐसी परियोजनाओं में जैसे कि हाईवेज में देखिए, जो 5 बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें से आप हाईवे में उठा कर देख लें, बक्सर भागलपुर नया एक्सप्रेसवे, बक्सर से जो मैरिन ड्राइव से जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेसवे नहीं है, 4 लेना है एक्चुअली। वो जो पटना का जो जेपी जो मैरिन ड्राइव है वो बक्सर तक आएगा। जो हमारा जो तटबंध है गंगा के किनारे बना हुआ, उस पर भी 2 लेन का एक नया सड़क बनेगा। बक्सर का बाईपास 1000 करोड़ का। बक्सर से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे जो लखनऊ दिल्ली आता है उससे जोड़ने के लिए नई परियोजना शुरू हो चुकी है गंगा पे नया पुल के साथ। भोजपुर से बलिया जोड़ने के लिए जनेश्वर मिश्र पुल तक नया हाईवे के लिए पैसा मिल चुका है। यह सड़क के क्षेत्र में ये बड़ी परियोजनाएं हैं। बाकी जितनी ग्रामीण सड़कें हैं उसके पुनर्निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जो कि बरसात के बाद कुछ काम अभी लगा है, कुछ बरसात के बाद लगेगा। नए सड़कों के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैसा मिला है, उसके भी टेंडर हुए हैं। ये सड़क के क्षेत्र में है। बिजली का चौसा घर, बिजली के क्षेत्र में चौसा बिजली घर इसी महीने में जून तो बीत गया, जुलाई, हार्डली 15 अगस्त तक उम्मीद है कि हम लोग चालू कर लेंगे।
कोयला और पानी की व्यवस्था लगभग फाइनल स्टेज में है। कुछ अड़चन आया है, 2 महीना लेट हुआ है, वो चालू हो जाएगा। और नया प्लांट भी लगने जा रहा है वहाँ, नया इंडस्ट्रियल जो एरिया मेरा नवानगर है, जो बिहार का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो भी व्यापक तौर पे आप देख रहे होंगे कि पेप्सी, कोका कोला, जेके सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियां वहाँ आ रही हैं, काम लगा हुआ है। तो तमाम क्षेत्रों में काम लगा है, जिसमें हम लोग 1 नंबर पर नहीं रहेंगे तो टॉप 5 में रहेंगे बिहार के। जो है दिल्ली में बिहार में जो मजदूर हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, आप पहुँचे भी थे। देखिए, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वो लोग हैं, भोजपुरी भाषा भाषी इलाके के ज़्यादातर लोग हैं जी। जिनके बारे में भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, इसीलिए उनके हम घर तोड़े गए। जब मैं घटनास्थल का दौरा किया, हजारों परिवारों, पीड़ित परिवारों से मिला, तो भाषाई आधार पे वो भोजपुरी भाषा भाषी लोग हैं जो 20 साल 30 साल पहले आके दिल्ली में बसे हैं। और तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने उनके स्थायी झुग्गी झोपड़ियों के स्थायीकरण के लिए एक आमरण अनशन भी किया था। और तत्कालीन सरकार से एक समझौता था कि कोई भी झोपड़ी हटाने पर उसको हम पुनर्वास करने के बाद ही झोपड़ी से हटाएंगे। इस 2024 के असेंबली इलेक्शन में, जो इस बार बीता जो असेंबली इलेक्शन, मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था, जहां झुग्गी वहीं आवास देने का नारा इन्होंने बुलंद किया था। आपने तो आवास देने का छोड़िए, जहां झुग्गी वहीं मैदान में कन्वर्ट कर दिया, आपने बुलडोज कर दिया। हजारों उस परिवारों को जिनके बच्चे इस बारिश के समय में खुले छत के नीचे, खुले आसमां के नीचे हैं, वो खाना तक भी बनाना पड़ रहा है। और ऐसी बेरहम और निष्ठुर सरकार आपने नहीं देखा होगा कि बिजली के तार पोल, ट्रांसफार्मर के खंभे तक उखाड़ कर ले गई, बिजली के पानी के कनेक्शन को उखाड़ ले गई, और जो सार्वजनिक शौचालय था जो मूलभूत है उसको भी तोड़ देने का काम किया। इतने अपमानजनक तरीके से अपने ही नागरिकों को जिस तरीके से दिल्ली के कई बस्तियों में बुलडोज किया गया, लोकतांत्रिक सरकारों में उम्मीद नहीं की जा सकती। भले तानाशाहों के राज में ऐसा हुआ होगा, लेकिन कोई लोकतांत्रिक सरकार ऐसा नहीं कर सकती। बिहार में भाजपा वोट मांगने जा रही है, और वही दिल्ली में भाजपा सरकार बिहारियों के मकान को ढा रही है। तो बिहार चुनाव में भाजपा पे क्या आप इस रूप में भी आप उसको घेरेंगे भाजपा को? देखिए, जो भी बिहार के भीतर जो पलायन की समस्या है, जो रोजगार की समस्या है, जो भ्रष्टाचार की समस्या है, उन तमाम सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल समय समय पर संघर्ष करता रहा है। और यह आवाम की समस्या है, हमारी पार्टी की नहीं समस्या है। जो पीड़ित लोग हैं भाजपा के खिलाफ हैं, कल भी रहेंगे। हमारा काम है मुखर रूप से आवाज़ देना उन लोगों को जो कमज़ोर हैं, जो हाशिए पर हैं, जिनकी जबान या उनकी बात लोकतंत्र में नहीं सुनी जाती है। वैसे लोगों को हम देते हैं अपनी आवाज़ समय समय पर। हम अगर नहीं जाते तो ये बात पार्लियामेंट में, ये मीडिया के डोमेन में उस स्तर पर नहीं जाता। मीडिया ने भी जब देखा कि ये तो बड़ी समस्या है, करोड़तम फैसला है, तो इसीलिए बहुत सारे छोटे छोटे चैनल उन्होंने कवर भी किया, उनकी पीड़ा को महसूस भी किया। और ये पार्लियामेंट के सत्र में इन सब सवालों को हम लोग लेकर जाएंगे। अंतिम प्रश्न है हमारा, और ये आखिरी प्रश्न है, फिर हम विदा लेंगे। राजनीति में आप क्यों आए? किसी उद्देश्य के लिए, समाज के लिए, या फिर सत्ता के लिए? सत्ता का अर्थ बहुत लोगों के लिए अलग अलग है। जी। सत्ता केवल चुनावी राजनीति से नहीं मिलता। सत्ता आप अधिकारी के रूप में भी हैं तो मिलता है। बड़े कारोबारी तो की जेब में तो सरकारें हैं आज के दिन में। अगर उस स्तर पे अगर सत्ता की व्याख्या करना चाहते हैं तो अडानी अंबानी बनना चाहेगा कोई, कि प्रधानमंत्री को ही अपनी जेब में रख ले। तो सत्ता का अर्थ उस स्तर में देखें तो कोई महत्व तो नहीं रखता कि हम एमपी हैं, एमएलए हैं। इससे ताकतवर बहुत लोग हैं। हमारी बात कि मैं क्यों यहाँ हूँ, हम लोग गांधी के रास्ते चलने वाले लोग हैं।
हमारे लिए सत्ता भोग का साधन नहीं है, बदलाव का साधन है। और सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए हर मौके पर सक्रिय हस्तक्षेप हम लोगों ने किया है। कोई दिन ऐसा नहीं है जो सरकार के बैठे भीतर लोगों को हम लोगों ने चेतावनी न दिया हो, उनके खिलाफ लिखित शिकायतें न की हों, मीडिया और सड़क से सदन तक हमने आवाज़ न बुलंद किया। और कई समयों पर, कई अवसरों पर हमने अपने अधिकार पे, आने वाले अधिकार क्षेत्र में मैंने दंडित भी करने और करवाने का काम किया है। लोग इसलिए जो सवाल करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति के रहने से जो ये भ्रष्टाचार का जो संस्थागत स्वरूप है ये ध्वस्त हो जाएगा। उन लोगों के लिए मैं डिस्ट्रक्टिव हूँ, क्योंकि जो व्यवस्था बनाया है लोगों ने, वो व्यवस्था अगर सच में भारत में चलता रहा तो भारत अभी भी डेवलपमेंट के कई इंडिकेटर्स में 100 से नीचे हैं। इससे भी बदतर स्थिति होगा। रोकना होगा तो एक मजबूत आवाज़ बनना पड़ेगा, और इसी मजबूत आवाज़ के लिए हम लोगों ने संसदीय राजनीति को अपनाया है। पहले विधानसभा में थे, आज लोकसभा में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी आवाज़ यूं ही मजबूत होती रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो ये थे हमारे साथ तख्त तेवरों वाले नेता श्री सुधाकर सिंह जी, जो कि बक्सर से सांसद हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।